नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 105 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 105 का संबंध जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से है, जहां हमारी किताब का नाम है तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय। जहां इस वीडियो में 5 क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे और आज का हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उनके कुछ विशेषताओं के बारे में बताओ। तो देखो, सबसे पहले हम तुलनात्मक राजनीति शब्द का मतलब समझ लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चनों को हम अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि हर क्वेश्चन की शुरुआत में यही लिखा होगा तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक राजनीति। तो देखो, तुलनात्मक राजनीति को इंग्लिश में बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब जैसे कि वर्ड में ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है, तो विभिन्न देशों की जो प्रणालियाँ हैं, विभिन्न देशों की जो राजनीतिक प्रणालियाँ हैं, विभिन्न देशों का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी कहलाता है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत हम विभिन्न सरकारों की जो प्रणालियाँ हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो कि भारत और चीन की प्रणाली में क्या समानता है या भारत और चीन की प्रणाली में क्या असमानता है, भारत और ब्रिटिश संविधान में क्या समानताएं हैं, भारत और ब्रिटिश प्रणाली में क्या असमानताएं हैं। तो इस प्रकार से जब विभिन्न देशों की आप राजनीतिक प्रणालियों की स्टडी करते हो, उनका आपस में कंपैरिजन करते हो, आप उसमें ये देखते हो कि क्या चीज़ें वहाँ पर समान हैं और कहाँ पर डिफरेंसेस हैं। तो इस प्रकार की जो स्टडी होती है वो तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। और दूसरी बात ध्यान रखना कि तुलनात्मक राजनीति का जो उद्देश्य होता है ना, वो ये होता है कि सबसे बेहतर प्रणाली की खोज की जाए। तो राजनीति में शुरुआत से लेकर अब तक अलग अलग समय पे अलग अलग फिलोसफर्स हुए हैं और सब लोग इसी बात को लेकर चिंतित रहे हैं कि राजनीति का एक अच्छा स्वरूप कैसा हो और लोगों पर एक शासन का स्वरूप कैसा हो, और इसके लिए लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं। तो आज आप हर देश में देखोगे तो अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, और इसी की जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ये कंपैरेटिव जो स्टडी है यही तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अब आपका ना एक बेसिक मूड बन चुका होगा कि हाँ, हमें आंसर को किस तरीके से लिखना है। तो जब आप राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करते हो तो इसका संबंध राजनीतिक परिघटनाओं की तुलना से है। तुलनात्मक राजनीति का जो मूल उद्देश्य है ये विश्व के देशों के बीच जो उनकी राजनीतिक समानताएं हैं और जो उनकी भिन्नताएं हैं उसका अध्ययन करना है। इसमें इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो समाज हैं वो किस प्रकार से विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। तुलनात्मक राजनीति की विभिन्न विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि है वो संस्थागत विधि है। आप ये पॉइंट जो है ऊपर नीचे कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो राजनीति का संस्थागत विधि या इंस्टीट्यूशनल मेथड क्या है, अब ये सुनो। आप चाहो ना एक फ्लो चार्ट बना के भी आंसर लिख सकते हो। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेज ज़्यादा भरना चाहते हैं, तो जो ये हेडिंग होगी ना, आप इसको क्या करना, ऐसे फ्लो चार्ट बना देना कि राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की विधियाँ, फिर ऐसे करके पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, ऐसे करके 7-8 पॉइंट जो होंगे उनका एक फ्लो चार्ट बना देना आधे पेज पर, फिर उसके बाद आगे लिखना। तो इस तरीके से क्या है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपकी जो है शीट भी थोड़ी ज़्यादा भर जाएगी। बट इतनी ज़्यादा भी मत भर देना, क्योंकि इग्नू में ना 2 सीट नहीं मिलती, एक ही सीट में आपको सारा आंसर लिखना है, 5 पेज के आसपास में आंसर निपटा देना है। तो देखो, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की जो पहली विधि है वो है संस्थागत विधि। ठीक है, अब ये जो विधि है ये राजनीतिक संस्थाओं के संगठन, कार्यप्रणाली और प्रभाव के अध्ययन पर केंद्रित होती है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की जो संस्थागत विधि है ये ना क्या क्या करती है, विभिन्न देशों की संस्थाओं का अध्ययन करती है। और आपको पता ही है, सरकार की 3 संस्थाएं होती हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए 3 संस्थाएं तो पक्का ही होती हैं, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो संस्थागत विधि के माध्यम से हम राजनीतिक संस्थाओं की संगठन किस प्रकार से है, उनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार से, उनका प्रभाव किस प्रकार से, इसका अध्ययन करते हैं। हम इससे ये समझना चाहते हैं कि ये संस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं। एग्जाम्पल देकर अगर मैं समझाऊं तो जैसे न्यायपालिका, कि भारत की न्यायपालिका और अमेरिका की न्यायपालिका के जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, कहाँ की न्यायपालिका किस प्रकार से काम करती है। ऐसे ही भारत की संसद और ब्रिटेन की संसद से जब आप कंपैरिजन करोगे तो आप ये समझ पाओगे कि किस प्रकार से ये संस्थाएं अपने अपने देशों में अलग अलग प्रोसेस को अपनाती हैं और कौन सा प्रोसेस ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो इस प्रकार से जो संस्थागत विधि है ना, देखो नाम में लिखा है इंस्टीट्यूशनल, संस्थाएं। तो संस्थागत विधि में हम राजनीतिक संस्थाओं के संगठनों का अध्ययन करते हैं, उनके कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये अध्ययन करते हैं। और इसका लक्ष्य सिर्फ ये समझना है कि राजनीतिक संस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं। आप चाहो तो आंसर को और भी बढ़ा सकते हो, मैं बस यहाँ पर शॉर्ट नोट्स टाइप से आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। दूसरा है ऐतिहासिक विधि।
तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की जो दूसरी विधि है, ये विधि हमारी है ऐतिहासिक विधि, ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड। अब ये क्या होता है, तो इस विधि में क्या होता है, जो अतीत की घटनाएं, जैसे कि नाम में लिखा है इतिहास, तो इस विधि में अतीत की घटनाओं, आंदोलन और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और फिर ये समझा जाता है कि भाई अगर वर्तमान में जो राजनीतिक प्रणालियां हम विकसित कर रहे हैं तो उसमें ऐसे दोष ना हो कि वहाँ पर फिर से क्रांतियाँ हों, धरने प्रदर्शन हों। यानी कि ऐतिहासिक विधि ये कहती है कि अगर हिस्ट्री में कहीं पर रेवोल्यूशन हुई है तो क्यों हुई है, क्या कमियां रहीं जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुई। दूसरी बात, अगर कहीं पर आंदोलन हुए हैं तो आंदोलन क्यों हुए, ताकि वर्तमान में जो नियम बनाए जाएँ, वर्तमान में जो कानून बनाए जाएँ, तो उन नियमों और कानूनों की वजह से कम से कम आंदोलन, धरने प्रदर्शन ना हो। जैसे कि जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हो तो ये मत पढ़ो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ, आप ये पढ़ो कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई, आखिर वहाँ की पॉलिटिक्स में क्या कमियाँ थी जिसकी वजह से जनता को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। तो जब आप इस पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो उस समय जब आप शासन चलाओगे तो उसमें ऐतिहासिक विधि ये काम आएगी कि नियम बनाते वक्त आप ऐसे नियम बनाओगे कि वो वाली कमजोरियाँ ना दिखें जो इतिहास में कमजोरियाँ देखी गई थी। तो तुलनात्मक राजनीति की जो ऐतिहासिक विधि है ये अतीत में हुई घटनाओं, आंदोलन और संस्थाओं का अध्ययन करती है ताकि ये समझा जा सके कि वर्तमान की राजनीतिक प्रणालियाँ कैसे विकसित हुई हैं। ये राजनीतिक विकास को समझने में सहायक होती है। तीसरा है स्टैटिकल मेथड या फिर सांख्यिकी विधि। ये विधि क्या करती है, तुलना में डेटा का यूज़ करती है। इसमें क्या होता है, बड़े पैमाने पर आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उन आंकड़ों का कंपैरिजन किया जाता है। जैसा कि आप देखते हो हर साल बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं हर देश में, तो ये देश इस नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे, नंबर 4 है, तो इसमें कंपैरिजन ही किया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति की जो सांख्यिकी विधि है ये क्या करती है, डाटा का यूज़ करती है तुलना करने के लिए, अलग अलग देशों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग प्रणालियों के आंकड़े इकट्ठे करती है। जैसे आपको पता है डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है, यानी कि लोकतांत्रिक सूचकांक आता है, जिसमें अलग अलग तरीके से स्टडी की जाती है, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, फिर ये बताया जाता है किन देशों में लोकतंत्र मजबूत है, किन देशों में लोकतंत्र कमज़ोर है। तो जितने भी आप रिपोर्ट्स देखते हो वो रिपोर्ट्स में क्या है, स्टैटिकल मेथड का यूज़ किया जाता है, सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इस जितने भी आंकड़े वाली विधि होगी उसमें बड़े पैमाने पर कंपैरिजन स्टडी की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं केस स्टडी मेथड। अब देखो केस स्टडी मेथड क्या होता है, मामला अध्ययन विधि बोलते हैं इसे, आप हिंदी में भी ना केस स्टडी मेथड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो केस स्टडी का मतलब ये होता है कि आप किसी देश में गए या किसी क्षेत्र विशेष में गए, उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ से आपने उनसे पूछी चीज़ें, वहाँ पर उस प्रणाली की विशेषताएं देखी, कमियां देखी, वो प्रणाली किस हद तक वहाँ पर कारगर है, यानी कि आप खुद ग्राउंड लेवल पर काम करने गए, खुद लोगों से बातचीत करी और उनके जो बयान है वो दर्ज किए, तो ये जो है उस क्षेत्र की केस स्टडी कहलाएगी। तो इस विधि में कोई विशेष देश होगा, कोई क्षेत्र हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकती है, उसकी स्टडी की जाती है और ये देखा जाता है कि उस विशेष क्षेत्र में राजनीतिक प्रणाली का क्या महत्व है। केस स्टडी के कुछ अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट में बता रहा हूँ आपको, जो यूएस है यहाँ पर कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। क्यों नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी क्यों नहीं है, तो अगर आप देखो लगभग जितने भी वेस्टर्न कंट्रियाँ हैं वहाँ पर सोशलिस्ट पार्टियाँ हैं, कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं, लेकिन अमेरिका में क्यों नहीं है, ये केस स्टडी का विषय हो सकता है। अब आप देखोगे कि अमेरिका के लोगों की विचारधाराएँ कैसी हैं, वहाँ के लोग लिबरलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, कम्युनिज्म के अगेंस्ट रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ विषय हो सकते हैं जिस पर हम केस स्टडी कर सकते हैं। या फिर भारत में आप देखो, भारत में आप नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जाओ और ये देखो आखिर वो लोग अलगाव की मांग क्यों करते हैं, उसमें क्या भारत की राजनीतिक प्रणाली की कमी है या फिर वो लोग विशेष अधिकारों की बात करते हैं। इसी प्रकार से साउथ इंडिया में आखिर क्यों कई बार भाषा को लेकर मुद्दा उठता है। तो इस प्रकार की जब आप केस स्टडी किसी एक मुद्दे पर बात करते हो तो वो केस स्टडी वाला मुद्दा कहलाता है और कंपैरेटिव स्टडी में इसका एक बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। तो हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति की विभिन्न विधियां बताओ। तो तुलनात्मक राजनीति में हमने पढ़ा कि हम विभिन्न देशों की संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, विभिन्न देशों के बीच की राजनीतिक समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करते हैं। इसकी पहली विधि संस्थागत विधि है, दूसरी ऐतिहासिक विधि है, तीसरी सांख्यिकी विधि है, चौथी मामला अध्ययन विधि है, पांचवा है व्यवहारवादी विधि, बिहेवियरल मेथड। अब ये मेथड क्या करता है, ये मेथड ये देखता है कि जितनी भी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं, ये व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होती हैं, व्यक्ति के दृष्टिकोण से प्रभावित होती हैं, व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होती हैं। यह विधि अनुभवजन्य शोध पर आधारित है, यानी कि ये विधि ये कहती है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि आप सबसे पहले क्या है, समाज के व्यवहार का अध्ययन कीजिए, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर ही नियम कानून बनेंगे, क्योंकि हर एक जगह के, हर एक क्षेत्र के लोगों का जो है वो व्यवहार अलग होता है। जैसे मान लो कोई एक क्षेत्र है जो हिंसात्मक गतिविधियों से हमेशा प्रेरित रहता है, तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस होगा कैसा होगा, वहाँ पर आर्मी लगानी पड़ेगी, अलग प्रकार के नियम लगाने पड़ेंगे, जबकि जो क्षेत्र शांत है वहाँ पर अलग तरीके से शासन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो ये विधि है ना, ये अनुभवों पर आधारित है।
अगला है कार्यात्मक विधि, फंक्शनल मेथड। इस विधि में राजनीतिक संस्थाओं का राजनीतिक प्रक्रियाओं के कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि संस्थाएं और प्रक्रियाएं किस प्रकार से समाज में तालमेल स्थापित करती हैं। अगली है निर्वंश शास्त्रीय विधि। अब देखो क्या होता है, हर एक देश में बहुत सारी जातियां, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी भाषा के लोग रहते हैं और हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो ये जो सामूहिक पहचान होती है, चाहे जाति के आधार पर पहचान हो, चाहे धर्म के आधार पर पहचान हो, चाहे भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, ये इसका जब हम स्टडी करते हैं तो ये निर्वंश शास्त्रीय विधि कहलाती है। इस विधि में राजनीतिक घटनाओं और संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है कि वो लोगों की संस्कृति को कैसे प्रभावित कर रही है, सामाजिक क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर रही है और क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर रही हैं। आगे आप देखिएगा प्रणालीगत विधि, सिस्टमैटिक मेथड की अगर आप बात करोगे तो इस विधि में राजनीतिक प्रणाली को पूरी की पूरी एक यूनिट में समझा जाता है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में संपर्क स्थापित करती है। अगर आप किताब में देखोगे तो 6 ही 7 हैं, ठीक है। ये तो मैंने एडिशनल किताब से 2-3 चीज़ें जोड़ रखी हैं। कंपैरेटिव मेथड आपने देख ही लिया। तुलनात्मक विधि में विभिन्न देशों, क्षेत्रों और संस्थाओं की आपस में तुलना की जाती है। तो इन विधियों का उपयोग राजनीतिक प्रणालियों को समझने के लिए किया जाता है, विभिन्न देशों की संस्कृति का गहराई से अध्ययन करने में यूज़ किया जाता है। हर एक विधि के अपने कुछ लाभ हैं और कुछ कमियां हैं। ऐसे में जब भी हम किसी भी विधि का यूज़ करें तो उसके मेरिट और डिमेरिट को ध्यान में रखकर हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि भाई तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आप किसको डिफाइन करोगे? सबसे पहले आप तुलनात्मक राजनीति को डिफाइन करोगे। उसके बाद इसकी विधियों के जो ये पॉइंट्स आप बनाओगे और फिर इन पॉइंटों को डिस्क्राइब करोगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये क्वेश्चन आप जरूर कर दोगे अगर ये पेपर में आया तो, और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। बाकी तो अपने अपने लक वाली बात है कि भाई उस दिन हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा। बट मेरी इस बात की पूरी गारंटी है कि इन 5 क्वेश्चन में से कम 2 क्वेश्चन तो पेपर में आने ही चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आते ही आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल फिक्स हैं। बाकी और भी 2 वीडियो अभी अपलोड की जाएंगी जिनमें अलग अलग 5 क्वेश्चन और रखे जाएंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संस्थागत उपागम की क्या विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन भी खूब आता है पेपर में कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संस्थागत उपागम बताओ। तो देखो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, अभी हमने संस्थागत की बात करी थी, तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो संस्थागत उपागम है वो ये कहता है कि जो विभिन्न देशों की संस्थाएं हैं इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करता है। और संस्थाएं मैंने बताया आपको, मेन संस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब देखो विधायिका का काम होता है नियम और कानून बनाना, जिसे हम संसद बोलते हैं। कार्यपालिका का काम होता है नियमों और कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करना, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं और विधायक मंत्री ये सब भी आते हैं। इसी प्रकार से तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। इसका काम होता है कानून की रक्षा करना, लोगों को न्याय प्रदान करना। तो ऐसे में तुलनात्मक राजनीति में जब हम इस प्रकार से राज्य की संस्थाओं का अध्ययन करते हैं कि हाँ भाई भारत और अमेरिका की न्याय प्रणाली में क्या समानताएं या असमानताएं हैं, इसी प्रकार से भारत और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में क्या समानताएं असमानताएं हैं, तो जो संस्थाओं का अध्ययन करते हैं ये संस्थागत अप्रोच कहलाता है। अब हमें इसे विस्तार से बताना है क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो इस प्रकार की स्टडी की पहली विशेषता ये है कि इसका ध्यान जो है संस्थाओं पर रहता है। तो संस्थागत उपागम राजनीतिक संस्थाओं जैसे सरकार, संसद, न्यायपालिका, पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेसी, इन सब के संगठन, इनकी बनावट यानी कि स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली का अध्ययन करती है। यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं और उनकी भूमिका राजनीति प्रक्रिया में क्या है। तो जब भी आप तुलनात्मक राजनीति का संस्थागत प्रणाली का अध्ययन करोगे तो संस्थागत प्रणाली संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि सरकारें कैसे काम करती हैं, हर एक देश की संसद कैसे काम करती है, कहाँ पर कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, न्यायपालिका को कितनी स्वतंत्रता मिली है, कितनी स्वतंत्रता नहीं मिली है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो नेचर है वो कैसा है, ब्यूरोक्रेसी का जो नेचर है वो कैसा है। इस प्रकार से हर एक देश का जो कंपैरिजन संस्थाओं का किया जाता है ये संस्थागत उपागम कहलाता है या संस्थागत प्रणाली कहलाता है। इसमें प्रत्येक देश की संस्थाओं का औपचारिक विश्लेषण किया जाता है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये उपागम संस्थाओं के औपचारिक नियमों को ध्यान में रखता है, उनकी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखता है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है इस चीज़ को ध्यान में रखता है। इसमें संविधान, विधिक ढांचे और सत्ता के वितरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्रत्येक देश का संविधान कैसे काम कर रहा है। जैसे भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, ब्राज़ील का जो संविधान है उसमें क्या विशेषताएं हैं, भारत और कनाडा के संविधान में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। इस प्रकार से इसमें स्टडी की जाती है। राजनीतिक स्थायित्व पर जोर, तो संस्थागत अध्ययन की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह राजनीतिक स्थायित्व पर जोर देता है।
तो यह संस्थागत उपागम जो है ये राजनीतिक स्थायित्व और उसकी निरंतरता को समझने पर ध्यान देता है। ये इस बात पर विश्लेषण करता है कि किस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो समाज में स्थिरता प्रदान करेंगी। जैसे कि आप देखते हो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर सरकार, जैसे बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश में कभी भी तख्ता पलट हो जाता है। सेम नेपाल में कई बार लोकतंत्र रहता है, कई बार राजतंत्र रहता है। पाकिस्तान में आप देखो कई बार सैनिक तानाशाह रहता है और कभी कभार ही वहाँ पर सरकारें बन पाती हैं। तो ये आखिर ऐसा क्यों होता है? तो संस्थागत उपागम इस चीज़ पर जोर देता है कि भाई जो है राजनीति में ना स्थायित्व होना चाहिए, और इसीलिए संस्थाओं की स्टडी की जाती है कि कौन सी सबसे बेटर संस्था होगी जो समाज में स्थिरीकरण लेकर आएगी, स्थायित्व लेकर आएगी, लॉन्ग टर्म की गवर्नमेंट बनाएगी। चौथी जो चीज़ है इसमें, जो चौथी विशेषता है वो सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, कि राजनीतिक संस्थाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि भाई आखिरकार जो राजनीतिक सरकार जो संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन हैं, ये समाज के लिए तो बनाए जा रहे हैं, तो इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस सब का अध्ययन भी इसी में किया जाता है। ये चेक करता है कि संस्थाएं समाज के विभिन्न वर्गों का किस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रही हैं और ये उनमें तालमेल कैसे बनाकर रख रही हैं। राजनीति का जो ये संस्थागत प्रणाली है ये तुलनात्मक विश्लेषण पर भी जोर देती है कि विभिन्न देशों की जो संस्थाएं हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे संसदीय प्रणाली कैसी है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है। जैसे कि आप देखोगे कि भारत में भी संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है। अब भारत में भी राष्ट्रपति का पद है और अमेरिका में भी राष्ट्रपति का पद है, बट जो भारत में राष्ट्रपति का पद है और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो पद है उसमें क्या समानताएँ क्या असमानताएँ हैं। तो इस प्रकार से यह तुलनात्मक विश्लेषण भी करता है। इसके अलावा अगली बात यह है कि जो संस्थागत प्रणाली है ये पारंपरिक भी है और आदर्शवादी भी है। तो आप ये मान के चलो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का संस्थागत उपागम है ये आज का नहीं है, बल्कि ये पारंपरिक है, बहुत पुराना दृष्टिकोण है, और ये आदर्शवादी है। देखो आदर्शवादी विचारधारा वो विचारधारा होती है जो कल्पनाओं में जीती है, जो बहुत ही अच्छी अच्छी सोच को रखती है, लेकिन उसका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो बहुत सारे विचार लेकर आते हैं, यार हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट ये सब यूटोपिया है, ये सब कल्पना लोग हैं, रियलिटी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब चीज़ें देखने में अच्छी तो लगती हैं बट वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं होता। संस्थागत अध्ययन की कुछ कमियां भी हैं। कमियां ये हैं कि आमतौर पर संस्थाओं पर ही ज़्यादा ध्यान देती है, जबकि जो गैर संस्थाएं हैं वो भी तो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, वो भी तो व्यक्ति की संस्कृति को प्रभावित करती हैं, और ये उन चीज़ों की अनदेखी करती है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकारों का अध्ययन करता है, संस्थाओं का अध्ययन करता है और बाकी सारी चीज़ों की अनदेखी करता है। तो इस प्रकार से राजनीति का जो संस्थागत उपागम है ये तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक स्थिरता को समझने की मदद करता है, किसी देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसी है, इसे समझने में मदद करता है। अगर हम इसे अकेले इस आधार पर राजनीति का निष्कर्ष निकालेंगे तो शायद सही निष्कर्ष ना लिखें। इसीलिए हमें संस्थागत उपागम को और दूसरे उपागमों के साथ मिलकर उपयोग करना चाहिए ताकि बिल्कुल सही निष्कर्ष निकल सकें। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अगर राजनीति का संस्थागत उपागम आ गया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। बेसिक समरी सिर्फ इतनी सी है, राजनीति का जो संस्था का उपागम है ये संस्थाओं के अध्ययन पर जोर देता है कि विभिन्न देशों की जो कार्यपालिकाएं हैं, विधायिकाएं हैं, न्यायपालिकाएं किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है और स्थायित्व क्या हो सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको अपना आंसर बनाना है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है कि आज के समय में यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, समकालीन समय में पूंजीवादी विकास से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण समस्याएं बताओ। तो 2023 का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि समकालीन समय में पूंजीवादी विकास से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो देखो कैपिटलिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है, पूंजीवादी विकास का मतलब क्या है। पूंजीवादी विकास का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो जो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ता जा रहा है, एमएनसी कंपनियां लगती जा रही हैं, इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आप देखोगे कि समकालीन समय में पूंजीवाद बहुत तेज़ गति से डेवलप हो रहा है। आज बड़े पैमाने पर प्रत्येक देश निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है और लगातार हर बड़े बड़े देश छोटे छोटे देशों में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। हालांकि इससे बहुत सारे प्रॉफिट हुए हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और हमसे आंसर में वो प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा है। तो देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये हुई है जो आज बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, पूंजीवाद आ रहा है, कैपिटलिस्ट अप्रोच आ रही है, इससे आर्थिक असमानता बढ़ी है। क्योंकि देखो पूंजीवादी व्यवस्था में ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन व्यापार मेन करेगा कौन? व्यापार मेन तो वही करेगा ना जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। तो सिंपल सी बात है, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है, धन ज़्यादा लगता है
और तो धन ज़्यादा लगता है तो संसाधन उसी के पास होंगे जिसके पास धन ज़्यादा होगा। ऐसे में जो अमीर वर्ग हैं ये ज़्यादा संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, जबकि निम्न वर्ग को संघर्ष करना पड़ता है। इससे समाज में अमीर और गरीब के बीच में आर्थिक असमानता बढ़ी है। यानी कि पूंजीवादी समाज की पहली समस्या ये है कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और समाज में जो क्या है, समाज में असमानता बढ़ती जा रही है अर्थव्यवस्था के आधार पर। क्योंकि पूंजीवादी समाज सबको मौका तो देता है आगे बढ़ने का, लेकिन मेन बात यह है आगे तो वही बढ़ पाएगा ना भाई जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूट्यूब की बात कर लेते हैं, तो यूट्यूब चैनल सबको मौका दे रहा है भाई, कोई भी कुछ भी कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। बट मेन बात यह है कि ग्रोथ किसकी होगी, ग्रोथ तो उसकी होगी ना जिसके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। अब यही हम आपको पीडीएफ में पढ़ा रहे हैं, अब हम पे अगर बहुत सारे रिसोर्सेज होते तो हम पैनल पे पढ़ाते। अब एक स्टूडियो में कितना सारा पैसा लगता है, अब जिनके पास पैसा है भाई वही तो स्टूडियो लगा के कमा सकते हैं, तो वो ज़्यादा कमा रहे हैं और हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो पूंजीवाद की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक जैसा रास्ता तो सबको देता है, लेकिन मेन प्रॉफिट उस रास्ते का वही उठा पाता है जिसके पास रिसोर्सेज हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, समाज में असमानता फैल जाती है, अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं। जैसे कि आजकल बड़े पैमाने पर आप देख रहे हो मॉल वगैरह खुल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो छोटी छोटी दुकानें वो बंद होती जा रही हैं, क्योंकि भाई उनके पास इतना पैसे नहीं कितने बड़े बड़े मॉल खोल सकें एक साथ। पूंजीवादी प्रणाली की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि ये श्रमिकों का शोषण करती है। तो पूंजीवाद में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए बड़े पैमाने पर मजदूरों को से ज़्यादा काम करवाया जाता है, ओवर टाइम काम करवाया जाता है, उनकी जो सुविधाएं हैं उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कम वेतन दिया जाता है और लंबा कार्य समय होता है, अस्थायी नौकरियाँ होती हैं, जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो उन्हें निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से बड़े पैमाने पर श्रमिकों का शोषण होता है, उन्हें उतना मुआवजा नहीं मिल पाता जितनी उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। एनवायरनमेंट पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एनवायरनमेंट पर निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होता है, आर्थिक जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं हैं ये बहुत ही गंभीर चुनौतियां बनकर सामने आती हैं। इसके अलावा पूंजीवाद की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है उपभोक्तावाद। देखो, उपभोक्तावाद का मतलब ये होता है कि हम हर चीज़ को सिर्फ उपभोक्ता की नज़रों से देखते हैं और यूज एंड थ्रो की नीति अपनाते हैं। इसमें ह्यूमैनिटी नहीं होती। इसमें व्यक्ति जैसे हम कोई सामान प्रयोग करा, सामान जब तक प्रयोग में है ठीक है, वरना फेंक दिया। सेम यहाँ पर भी ना मजदूरों के साथ ऐसा किया जाता है, इंसानों के साथ ऐसा किया जाता है। उसमें क्या होता है, हर एक व्यक्ति को सिर्फ ना वस्तु के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पूंजीवादी बाजार में क्या है, एक तो ह्यूमैनिटी वाली बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से चीज़ों का मिसयूज भी बढ़ा है। चीज़ों का मिसयूज, जैसे हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या है, कपड़े खरीद रहे हैं लेकिन उसका कपड़े का पूरा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन पहना और फिर रख दिया, फिर दूसरा लिया है। जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है उसे लेकर चल रहे हैं। तो इससे, जबकि सामान जो हम खरीद रहे हैं उस सामान का हमें पूरा प्रयोग करना चाहिए। अगर हम 10,000 रुपये का कोई फ़ोन खरीद रहे हैं तो हमें भाई जब तक उसे प्रयोग करना चाहिए जब तक वो पूरी तरीके से चले। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, लोग बाग 1 साल फ़ोन चलाया फिर क्या करते हैं, नया मॉडल आया भाई, नया मॉडल हम लेंगे, जबकि पुराना वाला फ़ोन सही चल रहा है। ये उपभोक्तावादी संस्कृति है। अब इससे क्या होता है, इससे प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा यूज़ होता है और बड़ी बड़ी कंपनियां अपना अमीर बनती जा रही हैं। तो पूंजीवादी बाजार में क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलता है। कंपनियां लगातार नई नई वस्तु बनाती रहती हैं और उन वस्तुओं के माध्यम से लोगों को आकर्षित करती रहती हैं। अब जिससे उपभोक्ता क्या है, अनावश्यक खरीदारी करता है, क्योंकि एक खरीदारी होती है आवश्यक और एक होती है अनावश्यक। तो अनावश्यक खरीदारी की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और कचरे की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। आर्थिक संकट, पूंजीवादी प्रणाली जो होती है ये बाजार में बूम और बस्ट के चक्र पर चलती है, यानी कि एकदम से बाजार बहुत आगे बढ़ेगा और एकदम से बाजार सीधे गिर जाएगा। तो इसकी वजह से कभी भी बेरोजगारी बढ़ जाती है, कभी भी कोई भी इंडस्ट्री बंद हो जाती है, कहीं पर भी आर्थिक संकट पैदा हो जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है, स्थिरता नहीं है इसके अंदर। बड़ी बड़ी कंपनियां और जो कॉरपोरेट संस्थान हैं ये सरकारों पर प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे देशों की जो राजनीतिक प्रणालियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो पूंजीवादी जो व्यवस्था है सामाजिक मूल्यों पर ध्यान नहीं देती, इन्हें अपने प्रॉफिट से लेना देना होता है, चाहे उसके लिए नकली सामान बेचना पड़ जाए। तो ये सहयोग को कमज़ोर करती है, ये सहयोग के आधार पर नहीं चलती, मानवता के आधार पर नहीं चलती। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी जिसमें मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण हो, पर्यावरण संतुलन हो, आर्थिक असमानता कम हो, तभी पूंजीवाद के लाभ सब तक मिल पाएंगे। नहीं तो कुछ ही लोग इसका लाभ कमाते रहेंगे और बाकी सारे लोग उनके लिए मजदूरी करते रहेंगे। चौथा क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, समाजवादी राज्यों के सामने प्रमुख मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो समाजवादी राज्य, आपको पता है समाजवाद की जो स्थापना है वो सोवियत संघ से हुई थी 1917 में, और आपको पता है 1917 में सोवियत संघ में जब सोवियत संघ की स्थापना हुई और 1991 में सोवियत संघ टूट गया। तो हमसे यही पूछ रहा है वो, एक तरीके से देखा जाए कि अगर कोई भी देश समाजवादी रास्ते पर चल रहा है तो उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। आखिर सोवियत संघ जैसे जो बड़े देश समाजवादी रास्ते पर चले
ये गठबंधन क्यों टूट गया? एक ग्रुप था सोवियत संघ 15 देशों का, आखिर ये क्यों टूट गया? तो समाजवादी जो राज्य होते हैं ये समानता की स्थापना करना चाहते हैं आर्थिक स्थिति के आधार पर। कार्ल मार्क्स, लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग जैसे जो लोग हैं ये इस प्रकार की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि समाजवादी राज्य ही मजदूरों के हितों की बात कर सकता है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था गरीबों को गरीब बनाती है। ऐसे में सारे गरीब जब इकट्ठे हो जाएंगे, वो एक क्रांति करेंगे, तब एक समाजवाद की स्थापना होगी। तो कोई आपसे पूछे भाई समाजवादी राज्य क्या है, तो आप बोलोगे समाजवादी राज्य समतामूलक राज्य है, जहां आर्थिक स्तर पर समानता की बात की जाती है, इकोनॉमिकल इक्वेलिटी की बात की जाती है। लेकिन दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि हम समाज में समानता ला देंगे, सभी लोगों को सारे के सारे अधिकार मिल जाएंगे, हर एक व्यक्ति के पास अपना घर होगा, हर व्यक्ति के पास ज़मीन होगी, हर व्यक्ति के पास रोजगार होगा। चुनावी भाषण में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बट इनके सामने कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ चुनौतियां होती हैं, जो किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था पर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। तो समाजवादी व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि समानता स्थापित कर दें, सामूहिकता स्थापित कर दें, संसाधन सबके पास बराबर बराबर हों, लेकिन फिर भी इनके सामने कुछ चुनौतियाँ रहती हैं। जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि जब गवर्नमेंट सेक्टर पूरी तरीके से आ जाता है तो अर्थव्यवस्था में ना कुशलता की कमी हो जाती है। जितने भी समाजवादी राज्य होते हैं उसमें सारी चीज़ें राज्य द्वारा नियंत्रित होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट ही मालिक होती है और बाकी सारे लोग इक्वेलिटी को फील करते हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि कोई भी किसी के पास भी विशेषाधिकार नहीं है। और ये ध्यान रखना, जहाँ पर भी गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर उद्योगों की दक्षता कम हो जाएगी, क्योंकि अब बंदे को पैसा मिल ही रहा है तो वो बंदा कॉम्पिटिटिव थोड़ी होगा। कॉम्पिटिटिव तो वो बंदा होता है ना भाई, जिस बंदे को पता है मैं काम करूँगा तो ही पैसा मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, क्वालिटी बढ़ जाती है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की समस्या ये रहती है, समाजवादी राज्यों की समस्या ये रहती है कि यहाँ के जो उद्योग वगैरह होते हैं ना, इनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि इनके पास ना ज़्यादा लाभ कमाने का दबाव नहीं होता। मन करे तो काम करो और मन करे तो मत करो। इसलिए तो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं कि जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में लग जाए। क्यों? काम करो मत करो, पैसे मिलेंगे। तो समाजवादी राज्य या गवर्नमेंट सिस्टम की सबसे पहली चुनौती ये है कि अर्थव्यवस्था में दक्षता की कमी आती है। सामान तो सारे बनते हैं बट उनकी क्वालिटी डाउन रहती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था का विकास धीमा होता है और नए नए इनोवेशन भी नहीं आते। क्योंकि नए नए इनोवेशन तो जब आएंगे ना, जब व्यक्ति को सोचने की फुर्सत होगी, वो बहुत सारे प्रकार के काम करेगा। अब साम्यवादी प्रणाली है, लगातार एक जैसे काम करो, सैलरी तो मिलनी है, तो बंदा नए नए इनोवेशन नहीं देगा। आप देख लो, जितनी भी नई खोज होती है वो प्राइवेट सेक्टर से होती है। IITians नई नई खोज करते हैं, जबकि जो ऑफिसर्स हैं उनके पेट निकल रहे हैं भाई। तो सबसे बड़ी बात यही है, अगर आपसे पूछे कोई कि समाजवादी राज्य की पहली समस्या क्या है, तो समाजवादी राज्य की पहली समस्या है कि अर्थव्यवस्था में दक्षता की क्या होती है, कमी होती है। आर्थिक विकास धीमी गति से होता है, क्योंकि कोई कंपटीशन होता नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा होती नहीं है, लाभ कमाने का दबाव होता नहीं है, इस वजह से। दूसरा क्या है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और सत्ता का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, डेमोक्रेसी नहीं होती। तो समाजवादी अगर राज्यों की बात करोगे तो यहाँ पर राज्य का नियंत्रण बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होती है, निर्णय लेने के सारे जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगी। और लोगों को लोकतंत्र क्या होगा पूरी तरीके से फील नहीं हो पाएगा, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं होगी। बोलने की आज़ादी का मतलब ये है कि वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव का मतलब होता है कमी। तो जहाँ पर भी समाजवादी राज्य होगा वहाँ पर राजनीतिक प्रणाली इस तरीके से होगी कि लोगों को नागरिक स्वतंत्रता ना दी जाए, खासतौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसा हमारे देश में कोई भी सरकार के खिलाफ बोल देता है, अपोजिशन के खिलाफ बोल देता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जितने भी समाजवादी राज्य प्रणालियाँ हैं, यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई बंदा सरकार का विरोध कर रहा है तो अगले दिन वो मिलेगा भी नहीं। जैसे चाइना की बात कर लो, रशिया की बात कर लो, यहाँ पर कुछ ना अभी भी कम्युनिज्म के कुछ फैक्टर आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई बंदा सरकार के खिलाफ जाता है, सरकार की आलोचना करता है, तो क्या होता है, वो अगले दिन कहाँ है किसी को पता नहीं होता। इसलिए आप देखो, भारत में जो भारत के लोग हैं वो सरकार के खिलाफ बोलते हुए मिल जाएंगे, खूब सारी आप रील देख लो। लेकिन आप चाइना को कभी सर्च करके देखो या फिर रशिया में के बारे में सर्च करके देखो कि ना वहाँ पर उन देशों के लोग जो हैं उनकी सरकार के बारे में नहीं बोल पाएंगे। या नॉर्थ कोरिया की बात कर लो, क्योंकि वहाँ पर क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो जितने भी समाजवादी राज्य होंगे वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होगी। अगर जनता असंतुष्ट है, विरोध है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ। दूसरी बात ही वही है, प्रेरणा और नवाचार की कमी। मैंने आपको बता ही दिया, लोग मोटिवेट नहीं होते, काम के उत्पादन में गिरावट आती है। संसाधनों का अनुचित वितरण, क्योंकि जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर होगा भ्रष्टाचार वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मार्केट में कम हो जाएंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्यों?
क्योंकि जब आप समाजवादी व्यवस्था अपनाओगे और बहुत सारे देश प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे में बाहर का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हर एक देश आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रूस पर बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। सेम शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के समर्थन में जितने भी देश थे, उन्होंने सोवियत संघ के समर्थन वाले देशों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये सब कमियां हैं। समाज में फिर असंतोष होता है, फिर एक दिन क्रांति होती है, फिर जैसे सोवियत संघ टूट गया था, ऐसी फिर सरकारें चली जाती हैं। पर्यावरण की चुनौतियाँ होती हैं कि सरकारें पर्यावरण पर इतना ध्यान नहीं देती हैं, संसाधनों का अधिक दुरुपयोग करती हैं और पर्यावरण संरक्षण जो है वो नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से अगर आप समाजवादी राज्यों की बात करोगे, तो वैसे तो समाजवादी राज्य समानता की स्थापना करना चाहता है, बट इसके सामने अर्थव्यवस्था की चुनौती होती है, प्रशासनिक चुनौती होती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो करप्ट हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था जो है वो धीमी गति से आगे बढ़ती है, समाज में बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। अगर इन सभी चीज़ों से निपटना है तो एक संतुलित नीति बनानी पड़ेगी और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी की स्थापना करनी पड़ेगी, तभी समाजवादी व्यवस्था आगे बढ़ सकती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य के उदारवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म। तो राज्य के उदारवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? तो देखो, कभी भी ये वर्ड आपके बाद कभी भी देख लेना, किसी भी सब्जेक्ट में देख लेना उदारवादी वर्ड, तो आप ये ध्यान रखना, उदारवादी ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़नी चाहिए और सरकार को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार का काम होना चाहिए सिर्फ व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करें, बाकी काम तो व्यक्ति खुद कर लेगा। तो आज के बाद कहीं पर भी आप उदारवादी शब्द देखो तो बस इसका मतलब ये समझ जाना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, और दूसरी बात क्या करनी है कि सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए, यानी कि सरकार हमारे मामलों में ज़्यादा नियम कानून ना बनाए, हम स्वतंत्र पूर्वक जीवन जी सकें। तो राज्य का जो उदारवादी दृष्टिकोण है, सबसे पहली बात तो आप ये बता दोगे कि इसका मुख्य आधार है व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। यह दृष्टिकोण आधुनिक राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है, और इस दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं, यानी कि इसके जो सिद्धांत हैं। तो उदारवादी दृष्टिकोण का पहला सिद्धांत है कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी देता है, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। तो उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देते हैं। राज्य का मुख्य काम नागरिकों को उनके अधिकार देना है, विचार, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना है। यानी कि देखो, समाजवादी जो राज्य था वो लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर रहा, लेकिन जो उदारवादी राज्य है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। राज्य के नागरिकों को सारे प्रकार के अधिकार दे रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति को सारे प्रकार के अधिकार मिलेंगे तभी व्यक्ति अपना विकास करेगा, और जब व्यक्ति अपना विकास करेगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। उदारवादी दृष्टिकोण का दूसरा सिद्धांत है सामाजिक समानता। तो उदारवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए, यानी कि अपॉर्चुनिटी सबको बराबर बराबर मिलनी चाहिए। उसके बाद जो बंदे के अंदर योग्यता ज़्यादा होगी वो बंदा अपना आगे बढ़ जाएगा। तो चाहे कोई बंदा किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो, यानी कि उसकी कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, डजेंट मैटर, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। आर्थिक अवसर सबको समान मिलने चाहिए, कोई व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको अवसर समान मिलने चाहिए। किसी की कोई भी पृष्ठभूमि हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान अधिकार होने चाहिए। कौन कह रहा है? उदारवादी दृष्टिकोण। कानून का शासन होना चाहिए, संस्थाओं का शासन होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, शासन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कौन कह रहा है? उदारवादी दृष्टिकोण। सत्ता का सीमित उपयोग, यानी कि सरकार का काम सिर्फ देश की सुरक्षा करना होना चाहिए और समाज में क्राइम नहीं हो, इसके लिए विशेष कार्य करने चाहिए। यानी कि रक्षा और कानून तक ही जो है राज्य सीमित होना चाहिए। इसलिए उदारवादी लोग कहते हैं हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जो नाइट वॉचमैन स्टेट हो, रात्रि प्रहरी राज्य हो, जो केवल जैसे एक वॉचमैन होता है जिसका काम होता है सिर्फ सुरक्षा करना, देखना, तो उसी प्रकार से राज्य का काम सिर्फ देखना होना चाहिए कि हाँ भाई समाज में कोई क्राइम ना हो, हर एक व्यक्ति पूरी की जो उसकी स्वतंत्रता है उसका उपभोग कर पाए, और देश की सुरक्षा उसे बस ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। उदारवादी सिद्धांत में पांचवा सिद्धांत है बाजार की स्वतंत्रता। उदारवादी राज्य ये कहते हैं बाजार बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए और सरकार का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। बाजार स्वतंत्रता का मतलब ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये जो प्राइवेट सेक्टर हों इसमें भी सरकार इंटरफेयर ना करे, ये जैसे मर्जी वैसे बाजार को चलाएं। हालांकि अगर राज्य में गरीबी ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, तो सरकार इसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो राज्य की जो भूमिका होगी सिर्फ न्याय और सुरक्षा प्रदान करने की होगी, जिस पर हमने पहले चर्चा कर दी। न्याय सिर्फ लोकतंत्र को बढ़ावा देगा, पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देगा, मतदान का अधिकार देगा, प्रेस को आज़ादी देगा, यानी कि मीडिया को आज़ादी देगा। ये सब उदारवादी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी नीतियां चलाएगी। उदारवादी सिद्धांत ये भी कहता है कल्याणकारी नीतियां मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही निर्धन होते हैं, तो इन्हें शिक्षा व्यवस्था प्रदान करेगा राज्य, स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान करेगा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में उचित सुविधाएं प्रदान करेगा। ये कल्याणकारी नीतियां हैं।
अब हम उदारवादी दृष्टिकोण की, ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई, हमें अच्छा भी लग रहा है भाई, सबको समानता दे रहा है, सबको समानता दे रहा है, सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए, सभी लोग कॉम्पिटिटर होने चाहिए, ठीक है, हर एक व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी बराबर है, जो बंदा एलिजिबल होगा वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी कमियां हैं, ये सब दिखावा है। कमियां इसकी ये है कि ये असमानता को बढ़ावा देता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा धन होता है कि वो बाजार की समानता को खरीद लेते हैं। पूरे के पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में टकराव शुरू हो जाता है, और उदारवादी दृष्टिकोण में प्रॉफिट इतना ज़्यादा कमाने की बात की जाती है कि संवेदनशीलता वहाँ पर होती नहीं है। निष्कर्ष ये निकलता है कि राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जहाँ पर सभी लोगों को समानता मिले और सोशल जस्टिस हो, न्याय और कल्याण हो, अधिकारों की रक्षा हो। हालांकि व्यवहारिक स्तर पर हमें ऐसा दिखाई नहीं देता, तो व्यवहारिक स्तर पर लागू करने में कुछ चुनौतियाँ हो सकती हैं। तो कोई इससे ये पता चलता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी करके कि कोई सा भी सिस्टम पूरी तरीके से सही नहीं है। चाहे आप सोशलिज्म की अप्रोच चलाओ, चाहे आप कैपिटलिज्म की अप्रोच चलाओ, यानी कि चाहे आप पूंजीवाद अपनाओ, चाहे समाजवाद अपनाओ, चाहे आप अमेरिका की व्यवस्था देख लो, चाहे चीन की व्यवस्था देख लो, कोई व्यवस्था पूरी तरीके से सही नहीं है। कुछ व्यवस्था में कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है। ये सब चीज़ें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं हम। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, मैं वहाँ पर ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद की जो वीडियो है उसमें अगले 5 क्वेश्चनों की चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।